नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर आर के शर्मा। दोस्तों, हम राजस्थान जीके के पार्ट में राजस्थान के जो वन क्षेत्र है उनके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे जो राजस्थान की ज्योग्राफी का पार्ट होता है, जियोग्राफी ऑफ राजस्थान, उसके अंदर ये चीजें होती है। ठीक है, वन क्षेत्र, वन संपदा, वन में कौन कौन से किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, कहाँ कहाँ किसकी संख्या सर्वाधिक पाई जाती है, ऐसे कुछ क्वेश्चंस, एक आधा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। अगर राजस्थान जीके का पार्ट है, जियोग्राफिकल पार्ट है, तो उसमें से इस टॉपिक में से भी एक क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं। तो यहाँ पे मैं बहुत बड़ा लंबा ये टॉपिक नहीं लूंगा, क्योंकि आपको इसमें से केवल सरसरी नजर से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखनी है। आप भी जब, जैसे कि मैं आज पढ़ाता हूँ आपको, ये मैं केवल जो वीडियो बना रहा हूँ संविदा आयुष जो एग्जाम है, संविदा जो आयुष एग्जाम है दोस्तों, उसी के लिए बना रहा हूँ। क्योंकि यहाँ पे अदर एग्जाम्स में काफी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन ये संविदा जो पढ़ती है उसके अंदर बहुत मोस्ट कॉमनली, रेयरली बहुत हार्ड क्वेश्चन पूछा जाएगा। यहाँ से इजी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे, तो अपने को केवल उतना ही करना है जितना हमें इसमें पूछा जा सकता है। इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने की आवश्यकता। आप जब मेरे यहाँ से पढ़ें तो उसके बाद में आप किसी बुक को भी अगर फॉलो कर रहे हैं तो वहां भी थोड़ा सा इसको देख लें। जरूरी नहीं है कि मैं बता रहा हूँ वही चीज पढ़ें, थोड़ा सा और किताब को कर लें, उसमें से कुछ अच्छी चीज मिलती है, वो जरूर पढ़ें दोस्तों। तो यहाँ पे अंग्रेजी शासन था, उससे पहले से भारत द्वारा जनता के द्वारा जंगलों का इस्तेमाल शुरू से किया जाए। रीति रिवाजों के अनुसार भारत में लॉर्ड डलहौजी ने 1855 में सबसे पहले एक वन नीति घोषित की थी। तो अपने को सरसरी नजर से ये पता होना चाहिए कि सबसे पहली वन नीति कब आई थी, बस इतना था। इसमें वो ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, फिर भी एक आइडिया होना, जिसके तहत राज्य के वन क्षेत्र में जो इमारती लकड़ी के पेड़ हैं वे सरकार के हैं और उन पर किसी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं था। ब्रिटिश काल में भारत की पहली राष्ट्रीय वन नीति 1894 में बनी थी। फिर ब्रिटिश काल में 1894 में इन्होंने तो वन नीति घोषित की थी, और इस दौरान लगभग 1894 में वन नीति बनी थी। ठीक है, स्वतंत्रता के पश्चात 1952 के अंदर फिर एक नई नीति, राजस्थान की जो स्वतंत्रता के बाद में बनी थी वन नीति, वो 1952 में बनी थी। इस वन नीति को 1998 संशोधित कर दिया गया है। ठीक है, इस 33% जो भूभाग है उसमें वन क्षेत्र होने आवश्यक है। संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा 1976 के द्वारा वनों का राज्य सूची का विषय माना गया है इसको, है ना। तो इसको केवल इतना सा गलती से पूछ ले किसी एग्जाम में, जैसे अपना मान लो कि एग्जाम, तो उसमें वन क्षेत्र किस सूची का विषय है, तो वो राज्य सूची का विषय है, राज्य के अंदर में आते हैं। हाँ, राज्य सूची से इसको पहले संवर्ती सूची में लाया गया है। राज्य सूची का विषय हुआ करता था पहले, लेकिन फिर इसको संवर्ती सूची के अंदर लाया गया है। तो ये राज्य सूची का नहीं होगा, संवर्ती सूची का है। केंद्र और राज्य दोनों का अधिकार है ना, केंद्र का भी इसका। ठीक है, राजस्थान में सर्वप्रथम 1910 में जोधपुर रियासत ने और 1935 में अलवर रियासत ने वन क्षेत्र संरक्षण नीति घोषित की थी। ये दोस्तों जो भी चीज आप पढ़ रहे हैं इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है यहाँ पे, केवल मैं एक रफली आइडिया देने के लिए मैंने शुरुआत की है यहाँ से। हम जब पढ़ेंगे तो आगे जाएंगे। तो जो वन नीति थी 1953 में वनों को 3 भागों में बांटा गया। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है कि आरक्षित वन है ना, एक तो आरक्षित वन होता है, ठीक है, और संरक्षित वन। इन वनों पर सरकार पूर्ण स्वामित्व होता है। तो ये पूछे किस प्रकार के वनों पर सरकार का पूर्ण स्वामित्व होता है, तो आरक्षित वन और संरक्षित वनों पर अधिकार होता है। इसमें किसी वन संपदा का दोहन नहीं किया जा सकता। ठीक है, सरकार के स्वामित्व में होते हैं, सरकार इस पे करती है जो भी करती है। सुरक्षित वन होते हैं, रक्षित वन, इन वनों में दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट देती है। यानी कि आप जो ग्रामीण क्षेत्र के, कहीं भी क्षेत्र के लोग हैं, वन क्षेत्र के लोग हैं, वो कुछ दोहन इनका कर सकते हैं। ये एक अवर्गीकृत वन है, इन वनों पर सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क जमा करवाकर वन संपदा का दोहन किया जा सकता है। 3 प्रकार के वन होते हैं, आरक्षित, सुरक्षित और अवर्गीकृत। अब इनका जो प्रतिशत है दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन बनता है मोस्ट कॉमनली, जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यहाँ पूछेगी आरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या है, सुरक्षित वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या, अवर्गीकृत का प्रतिशत, वन क्षेत्र का प्रतिशत क्या, तो वो आगे हम जस्ट पढ़ेंगे। थोड़ा इसके आगे एक स्लाइड है, उसमें पढ़ेंगे। राजस्थान सरकार द्वारा 8 फरवरी 2010 को अपनी पहली राज्य वन नीति घोषित की। अब राजस्थान सरकार द्वारा कब की है? 8 फरवरी 2010 को। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 का उद्देश्य यथोचित समयावधि में राज्य में वनस्पति जो आवरण का कुल जो भौगोलिक क्षेत्र है 20% तक बढ़ाना है इसको। ठीक है, 5 जून 2023 की राजस्थान वन नीति RPP 2023 एक जारी की गई है। राजस्थान वन नीति 2023 का उद्देश्य विविधता, संरक्षित क्षेत्रों में सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना और वनों के बाहर वनस्पति जो आवरण है उसको विशेष बढ़ावा देने का आगामी 20 वर्षों में नीति बनाई गई, आगामी 20 वर्षों के लिए। राजस्थान राज्य वन नीति 2010 का उद्देश्य यथोचित समयावधि में राज्य के वनस्पति आवरणों को कुल क्षेत्र जो 20% तक बढ़ाना उसको। ठीक है, और 5 जून 2023 राजस्थान की वन नीति जारी की गई। अब जो 2023 का उद्देश्य क्या है, उसका उद्देश्य है कि जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों, एक मिनट सॉरी आप देख ले दोस्तों, जैव विविधता और संरक्षित क्षेत्रों के सतत प्रबंधन को बढ़ावा देना, वनों के जो आवरण है वनस्पति आवरण को बढ़ावा विशेष रूप से आगामी 20 वर्षों में उसको बढ़ावा देना है। बस इसे 20% तक बढ़ाना है इसको, है ना, ये उद्देश्य रखा गया है इसमें। भाई अभी जो वर्तमान है उससे 20%। भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 के तहत 1981 केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान, अब ये
क्वेश्चन आज केंद्रीय वन अनुसंधान अनुसंधान अब ये इंडियन ज्योग्राफी का क्वेश्चन हो गया, इंडियन ज्योग्राफी रिलेटेड टू इंडिया राजस्थान। इसमें ये जो केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ है, देहरादून के अंदर। तो थोड़ा सा इसको भी देख लेंगे, थोड़ा सा ना। 4 क्षेत्रीय कार्यालय इसके शिमला, कोलकाता और नागपुर, बंगलुरु। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है कि ये कितने कार्य क्षेत्र हैं, केवल ये देहरादून वाला याद रखना है आपको। नेक्स्ट जो आरक्षित वन है वो लगभग 12,176 वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं, और जो संरक्षित है वो 18,543 वर्ग किलोमीटर में, और अवर्गीकृत है वो 2,143 में। अब आरक्षित जो वन है इन दोनों का ये अपन ने पढ़ ही लिया था दोस्तों, इससे पूर्ण स्वामित्व होता है, ये पढ़ लिया था अपन इससे पहले। इनमें किसी वन संपदा दोहन नहीं किया जा सकता। अब सर्वाधिक जो प्रतिशत है वो संरक्षित वन का है ना। यहाँ पे कितने सर्वाधिक जो है वो संरक्षित वन क्षेत्र है, संरक्षित वन क्षेत्र जिसके अंदर कुछ लिमिटेड सरकार अनुमति देती है कि आप इसका दोहन कर सकते हैं। आरक्षित योग्य आरक्षित वनों के रूप में 12,176 है, इसका कितना प्रतिशत हुआ, 37.05% वन। सर्वाधिक आरक्षित वन जो है वो उदयपुर में है, ठीक है। और ये क्वेश्चन है सर्वाधिक आरक्षित वन का है तो वो उदयपुर में। अब सुरक्षित जो रक्षित वन है उनकी देखभाल सरकार द्वारा की जाती है, इन वनों का दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों की छूट प्रदान करती है। और संरक्षित वन है वो 18,543 वर्ग किलोमीटर में फैला। अब ये कितने प्रतिशत है, 56.43। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, बस इतना सा याद रखना है कि सर्वाधिक जो वन की उनके किस प्रकार के सर्वाधिक पाए जाते हैं। तो संरक्षित वन क्षेत्र है वो सबसे अधिक पाया जाता है, और कितना प्रतिशत है वो भी याद रखें कि 56.3% पाए जाते हैं सर्वाधिक रक्षित वन। अब ये सर्वाधिक जो रक्षित वन है वो 12 के अंदर है, बस इतना सा थोड़ा सा और याद रखें। सर्वाधिक रक्षित वन कहाँ, 12 के अंदर। दोहन के लिए सरकार कुछ नियमों के आधार पर छूट देती है, राजस्थान संरक्षित वन क्षेत्र है ना, कुछ छूट देती है। और सर्वाधिक रक्षित वन 12 में है। अवर्गीकृत वन है उन जिनमें पेड़ों के काटने और मवेशियों चलने के कोई प्रतिबंध नहीं होता, इन वनों में सरकार को निर्धारित शुल्क जमा करवा के वन संपदा का दोहन किया जा सकता है, ठीक है। अभी इनका कितनी मात्रा है, इसकी मात्रा है दोस्तों 2,143 वर्ग किलोमीटर में, और ये कितने 6.52%। नीचे है ना, अपन नीचे दे रखा आपने 6.52% है ना अवर्गीकृत वन, ठीक है। ये क्षेत्र है दोस्तों, ठीक है। सर्वाधिक जो अवर्गीकृत है वो बीकानेर के अंदर सबसे अधिक है, ठीक है। अब ये एक 12 के अंदर थे और एक ये उदयपुर के अंदर थे रक्षित वन, ठीक है। इतना सा आपको थोड़ा सा समझना है। अब भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर जो सर्वाधिक वन क्षेत्र वो किस जिले में है, तो सर्वाधिक वन क्षेत्र जो है वो उदयपुर में है, फिर प्रतापगढ़ में है ना। तो इसको थोड़ा सा आप समझ लेना कि जो प्रतिशत वाला उदयपुर, फिर प्रतापगढ़, सिरोही, फिर करौली के अंदर, फिर 12 और फिर 12 के अंदर, ठीक है। और जो न्यूनतम वन क्षेत्र है राजस्थान में, जो न्यूनतम वन क्षेत्र पाया जाता है कुल क्षेत्रफल के हिसाब से, वो है चूरू के अंदर। चूरू के क्षेत्रफल के आधार पर सबसे कम वन पाए जाते हैं, फिर हनुमानगढ़ में, फिर जोधपुर में, फिर गंगानगर में, फिर दौसा के अंदर, ठीक है। राजस्थान के न्यूनतम प्रतिशत क्षेत्रफल के वन क्षेत्र वाले जिले में भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत। अब ये दूसरे थे भाई, कुल क्षेत्रफल के आधार पर वैसे तो सबसे कम चूरू के अंदर है, लेकिन क्षेत्रफल जितना है उसके आधार पर सबसे कम कहाँ पाए जाते हैं, वो है जोधपुर के अंदर, फिर जैसलमेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, नागौर, हनुमानगढ़ में बराबर। यहाँ क्षेत्रफल के आधार पर पूछा, भौगोलिक क्षेत्रफल का प्रतिशत, यानी कुल क्षेत्रफल जितना है उसके प्रतिशत के आधार पर कितने वन है, तो वहाँ जोधपुर का पहला नंबर आता है। और यहाँ पे अगर न्यूनतम वन केवल पूछे कि राजस्थान में न्यूनतम वन किस जिले में पाए जाते हैं, तो वहाँ चूरू आएगा, है ना। और क्षेत्रफल के आधार पर थोड़ा क्वेश्चन घुमा के पूछे तो वहाँ पे जोधपुर। तो इसको आप जब किताब पढ़ेंगे तो वन क्षेत्र के बारे में थोड़ा सा आइडिया ले लेना दोस्तों। अब ये वनों के जो प्रकार हैं, उन प्रकार में शुष्क सागवान वन है वो बांसवाड़ा के अंदर पाए जाते हैं, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़। ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे बहुत ज्यादा नहीं है कि बांसवाड़ा में सर्वाधिक जो है शुष्क वन सागवान वन पाए जाते हैं, बस थोड़ा सा इसको पढ़ लेना कि जो बांसवाड़ा उसमें सर्वाधिक सागवान के वन पाए जाते हैं। कुल वनों का 7% होता है ये, ठीक है। शुष्क पतझड़ वन है ये उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, सवाईमाधोपुर, बूंदी में मिलते हैं। ये कुल वन का 27% होते हैं। इनमें धोकड़ा, आम, ये केरिन के ये आरएस लेवल के क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। यहाँ पे इनको ज्यादा पढ़ना नहीं है, पर एक पता होना चाहिए वन के प्रकार में शुष्क सागवान वन होते हैं। भाई कौन कौन से प्रकार के वन राजस्थान में पाए जाते हैं, शुष्क सागवान के, शुष्क पतझड़ के, शुष्क उष्ण कटिबंधीय कांटेदार, और एक उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन। तो अब सबसे ज्यादा जो वन क्षेत्र वो उष्ण कटिबंधीय वन कांटेदार वन क्षेत्र का प्रतिशत राजस्थान में पाया जाता है। उनके अंदर बबूल, खिजड़ी, केर, बेर ये सारे पेड़ आते हैं। ये जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, झुंझुनू के अंदर मिलते हैं, ठीक। और जो सदाबहार है वो उसका सबसे कम क्षेत्रफल है उष्ण कटिबंधीय सदाबहार का, ये 0.04% का, ठीक है। माउंट आबू के अंदर ये पाए जाते हैं। अब एक है वन संपदा, कुल वन संपदा के आधार पर जो वन संपदा उसमें बांसवाड़ा, जो बांस का पढ़ने पड़ा कि बांसवाड़ा के अंदर बांस चित्तौड़गढ़, उदयपुर में पाई जाती है। कत्ता है वो उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़, बूंदी इनमें पाया जाता है। तेंदुआ है, ये तेंदुआ का पत्ता जो यूज किया जाता है काफी बीड़ी बनाने में, इनमें उदयपुर, चित्तौड़गढ़, बालाकोटा, बूंदी के अंदर पाया जाता है ना। खस है जो सबसे ज्यादा जो खस घास है, ये खस एक घास का प्रकार है, ये महुआ के अंदर पाया जाता है। डूंगरपुर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, झालावाड़ में पाई जाती है। आंवला है वो सबसे ज्यादा जोधपुर,
पॉलीस्रोई के अंदर होता है। तेंदू पत्ता है वो बीड़ी बनाने में काम में लिया जाता है। ये कोई पूछते कि बीड़ी बनाने में किस पत्ते का यूज है, तेंदू पत्ते का, इसको टीमरू भी बोला जाता है। और खस एक प्रकार की घास है, इसे शरबत इत्र बनाया जाता है। तो अभी दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी शरबत और इत्र किस प्रकार की घास से बनाई जाती है, तो वो खस प्रकार की जो घास है उससे बनाया जाता है। और महुआ से आदिवासी क्या करते हैं, शराब का उपयोग, ये शराब बनाते हैं। महुआ एक पेड़ है, उससे आंवला, उससे चमड़ा साफ करने में काम में आता है। ये आंवला जो होता है, ठीक है, जोधपुर में पाया जाता है सबसे ज्यादा। कत्ता हांडी की प्रणाली से कत्थोरी जाति द्वारा बनाया जाता है ना। और कत्थे के साथ केटेचिन निकलती है जो चमड़े को रंगने के काम आती है। ये चमड़े को रंगने के काम में आती है। कत्थे के साथ केटेचिन निकलती है कुछ, चमड़े को रंगने के काम में आती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये वन संपदा का टाइप है। इसके बाद में जो राजस्थान के लाठी सीरी क्षेत्र है वहाँ पे शेवण घास पाई जाती है। इसको प्लूरिसिडिकोस ये भी नाम से जाना जाता है। धामन घास भी बोलते हैं, मुराद घास ही मिलती है। राजस्थान में सर्वाधिक धोकड़ा वन, अब ये क्वेश्चन आ जाएगा राजस्थान में सर्वाधिक किस प्रकार के वन है, तो धोकड़ा वन, ठीक है। जैसलमेर के कुलधरा में कैक्टस गार्डन विकसित किया गया है। उसमें पलासा डा के फूलों से लदा वृक्ष, जंगल की आग वृक्ष, जैसे प्लास जो होता है, अब जंगल की आग किस वृक्ष का, प्लास नामक एक पेड़ आता है, प्लास। ये प्लास, ये प्लास है दोस्तों ना, ये इसको हटा देंगे, प्लास आएगा एक प्लास नाम का एक, ऐसे प्लास ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं। ये जंगल की आग कहा जाता है इसको। तो क्वेश्चन आ जाए कि जंगल की आग किस को कहा जाता है, तो प्लास नामक एक जो पेड़ होता है उसको, जो ये एक प्रकार के वृक्ष होते हैं पेड़ों से। इसका वनस्पति जो नाम है ब्यूटिया मोहस्पर्मा है। और खेजड़ी के बारे में पढ़ने पहले पढ़ी था। रेगिस्तान का इसको क्लब वृक्ष कहा जाता है। समी जाटी, पंजाबी हरियाणा राजस्थान में इसको जाटी कहा जाता है। धोकड़ा सिंधी के अंदर कहा जाता है। पेयमय इस्तेमाल में बंदी कनौड़ी प्रोसोपिस से इसका पूरा नाम होता है, ठीक है। इसको खेजड़ी को रोहिड़ा जो राजस्थान का क्या है, मरुस्थल का सागवान के नाम से जाना जाता है। और मरु शोभा, राजस्थान की मरु शोभा भी कहते हैं। मारवाड़ का टीक भी कहा जाता है इसको, ठीक है। थोड़ा सा लिखने में मिस्टेक होगी। इस पर केसरिया फूल आते हैं। इन फूलों को 1993 में राज्य पुष्प घोषित किया गया है। तो ये भी अपने को पता होना चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। खेजड़ी, रोहिड़ा, जो अपने पहले फूल, पशु, ये बात की है पहले, अपने चर्चा कर चुके हैं दोस्तों इसके बारे में। और इसका वनस्पति नाम है वो टिकोमेला अंडरेटा। ये नाम थोड़ा सा याद रखना कि रोहिड़ा का वनस्पतिक नाम क्या है, यहाँ पे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, मैंने वन क्षेत्र का जो कुछ चीजें आपको बताई है, इसमें बहुत ज्यादा मैं नहीं ले रहा हूँ, केवल कुछ चीजें मैंने ली है। और कुछ आप अगर गो थ्रू होते हैं किसी बुक से तो बहुत डीपली जाने की आपको आवश्यकता नहीं है, केवल सुपरफिशियली जैसे मैंने बताया है अभी वैसे ही आपको पढ़ना है। आपको हो सकता है कि इसी में से क्वेश्चन मिल जाएगा आपका, लेकिन अगर फिर भी रहता है कि एक आधा क्वेश्चन पे गलती से आ भी जाए तो वो थोड़ा सा आप इसको एक गाइड किसी बुक को पढ़ के थोड़ा सा इसको रफली देख ले, उसमें से जो पढ़ने वाली चीज है वो पढ़ने बताइए आपको कि ये ऐसी चीज पूछी जा सकती है, ठीक है। अब ये मान लो कि आपको खिचड़ी है, अब खिचड़ी के बारे में अपन खूब सारा पढ़ने लग जाए बुक में, बस केवल इतना पढ़ना है कि रेगिस्तान का कलप वृक्ष किसे कहा जाता है और समी जानती इसको कहा जाता है, बस इतना। और इसका एक वनस्पति नाम प्रोसोपिस सेनेटा जो भी नाम है उसको याद रखना है, ठीक है। तो बस इतना सा याद रखना है, ज्यादा। अब रोहिड़ा के बारे में मरुस्थल का सागवान कहा जाता है, इतना ही पढ़ना है। और इसको वनस्पति नाम क्या है, टिकोमेला अंडुलेटा, बस इतना ही पढ़ना है। और राज्य पुष्प घोषित कब किया गया, 1983, बस ज्यादा नहीं पढ़ना है दोस्तों। मैं केवल, मेरा उद्देश्य है कि आपको केवल गाइड करना, ना कि मैं ये कहूंगा कि मेरे क्वेश्चन आ जाएंगे। मेरे क्वेश्चन में कुछ क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं, जरूर मिलेंगे, क्योंकि अपन ने जो सिलेबस कर रहे हैं दोस्तों वहां हम वही चीज लेना चाह रहे हैं जहाँ क्वेश्चन बन सकता है। तो आप कहें कि 100 में से 100 मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। आप, हाँ, अगर 100 क्वेश्चन आते तो 70% तक अपने क्वेश्चन मिलने के चांसेस पर रहेंगे, क्योंकि अपने वही चीजें ले रहे हैं जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैं यही अपनी क्लास फिनिश कर रहा हूँ, इससे आगे हम नेक्स्ट जल्द ही लेंगे। धन्यवाद दोस्तों।